आप भी सपने देखते हो। एक राजनेता भी सपना देखता है, किसान भी सपना देखता है, व्यापारी भी सपना देखता है। कोई विधायक बनने का सपना देखता है, कोई सांसद बनने का, कोई मिनिस्टर बनने का, कोई धनवान बनने का सपना देखता है। और जो तुम सपना देखते हो एक दिन वो सपना साकार भी होता है। इसलिए आपके मन की कल्पना और आपकी खुली आंखों का सपना आपकी जिंदगी को बहुत ऊंची मंजिल पर पहुंचाने में मदद करता है। ये जो भी आपकी जिंदगी में आज है वो एक दिन आपके लिए सपना था, आज वो सब अपना है। सभी लोग सपना देखते हैं मेरी ऐसी जिंदगी हो। यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता। यदि होता, कभी कभी तुम कहते हो यदि मैं मिनिस्टर होता तो ऐसा करता। ये सपना ही है, कभी हो भी जाओगे। और छोटे छोटे बच्चे भी सपना देखते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनने का सपना है, इंजीनियर बनने का सपना है। और जो सपना देख सकता है वो एक दिन सपना को साकार भी कर सकता है। जिसके मन में सोच है वो व्यक्ति सोच को सफल कर सकता है। इसलिए पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में राजस्थान उदयपुर एक बार मैं वहाँ विजिट कर रहा था, देख रहा था। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे सब दिखा रहे थे। तो वहाँ एक कोटेशन लिखा था, श्री प्रदीप कुमार जी सांसद साहब मुस्कराइए थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, हाँ, थोड़ा सीरियस रहने से हम डर जाएंगे। वहाँ लिखा हुआ था कि बड़ा सोचो, समय पर सोचो, अच्छा सोचो, जल्दी सोचो। और नीचे लिखा था कि विचारों पर एकाधिकार नहीं है। फिर और नीचे लिखा था धीरू भाई अंबानी। वो कोटेशन मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि धीरू भाई अंबानी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का नाम है, साधारण बुद्धिमान नहीं। ये शब्द सोचिए आप अपने घर में जब कुछ बड़ा सोचते हैं तो आपके घर के लोग आपकी खिल्ली उड़ाते हैं। तुम्हारी पत्नी कहती है अरे तुम हमेशा बड़े सोचा करते हो, तुमसे कुछ न हो पाई। तुम्हारे माँ बाप भी कभी कभी तुमको ताना मार देते हैं। तुम्हारे बेटे भी कहते हैं अरे पापा ऐसे सब सोचा करते हैं। करत कुछ नहीं है, सोचत बहुत है। लेकिन नहीं, अब्राहम लिंकन ने भी सोचा था, राष्ट्रपति बनने को सोचा था। अमेरिका का प्रेसिडेंट 15 बार चुनाव हारा था और 16वीं बार राष्ट्रपति बना था। याद रखना, धीरू भाई अंबानी उस व्यक्ति का नाम है जो अपने गांव के मंदिर पर चना मुरमुरा बेचता था, जो पेट्रोल पंप पर 300 रुपये 400 रुपये महीने की नौकरी करता था। आज वो व्यक्ति भारत देश का सबसे बड़ा उद्योगपति हो गया है, क्योंकि उसने बड़ा बनने का सपना देखा था। कि आप बड़ा बनने का सपना देखते हो? नहीं, तुम पुड़िया खाने का सपना देखते हो। ये आज 5 पुड़िया खाया हूं, कल 6 खाऊंगा, वो हो जाता साकार, खा लेते 6। दारू पीने का सपना देखते हो तुम, बेविचार का सपना देखते हो, बेविचारी बन जाते हो, शराबी बन जाते हो। जैसा सपना देखोगे वो सपना आपको एक दिन वैसा बना देगा। महान बनने का सपना देखो, धनवान बनने का सपना देखो, ऊंचाइयों पर उठने का सपना देखो। आपके अंदर जो सामर्थ्य है उसे आप भी नहीं जानते हो कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, तुमको भी पता नहीं। तुम्हारी क्षमता कौन उद्घाटन करेगा? जो तुम्हारा मनोबल बढ़ा दे, जो तुमको याद दिला दे कि तुम क्या हो। उसी दिन से तुम अपनी सामर्थ्य को पहचान लोगे। आपन आस कीजे बहुतेरा,
कबीर साहब कहते हैं, अपनी आशा करो, कर बहिया वाला आपनी, छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास, सो कस मरे पियास। आत्म बल को जागृत करो। नीतिकार ने कहा है, बहुत बड़ी बात कही है, नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चा आत्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति चा अन्न समम प्रियम। आंख के प्रकाश के समान कोई प्रकाश नहीं है, मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है, और आत्म बल के समान कोई बल नहीं है, और अन्न के समान कोई प्रिय पदार्थ नहीं है। जब भूख लगती है, दाल चावल सब्जी रोटी ही खाते हैं, अन्न खाते हैं। सोना चांदी भी नहीं खा सकते, हीरा मोती भी नहीं खा सकते, बेड और गद्दा भी नहीं खा सकते। रोटी चाहिए, अन्न से प्रिय कोई पदार्थ नहीं है, और आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है। धन बल ये तो बहुत साधारण बल है, मनोबल, बुद्धि बल, आत्म बल ये वो बल हैं जो आपके पास कुछ ना हो फिर भी ये सब कुछ विजय दिला देते हैं। श्री कृष्ण के पास में दुर्योधन आता है, सिरहाने बैठ जाता है, अर्जुन आते हैं, पैताने बैठ जाते हैं, भगवान कृष्ण सो रहे हैं। कितने लोगों को कितना ही शांति वातावरण हो फिर भी नींद नहीं आती। भगवान कृष्ण के पास में बहुत संघर्ष है फिर भी नींद आती है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का उच्च सेनापति युद्ध के मैदान में जहां गोले फट रहे हैं, हाथी घोड़े चिंगाड़ रहे हैं, वहां भी घोड़े की पीठ पर नींद ले लेता था। धिक्कार है उन लोगों को जिनको डबल बेड पर भी सिंगल नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं। और जिसको भूख ना लगे, कड़ी भूख ना लगे, जिसको गहरी नींद ना आए, समझ लेना अब उसके शरीर ने अल्टीमेटम दे दिया है कि बहुत बड़ी बीमारी का जन्म होने वाला है। क्योंकि कड़ी भूख और गहरी नींद आपकी स्वास्थ्य की प्रथम पहचान है, प्रथम पहचान है। इसलिए जबरदस्त भूख लगना चाहिए और गहरी नींद आना चाहिए। चिंता मत करो, दिन भर बहुत काम कर चुके हो प्रिय मेरे, 18 घंटे मेहनत के बाद अब 6 घंटे सो जाइए, जो होना होगा हो जाएगा। कौन रोक सकता है जो होने वाला है? भूकंप आने वाला है, धरती धंसने वाली है। हम आप सब 20,000 लोग यही धंस सकते हैं। धंस जाओ, हम भी धंस जाएं, तुम भी धंस जाओ। झंझट खत्म, लफड़ा खत्म। मरना तो एक बार है, क्यों मौत से डरे। धमकी चाहे जो दीजिए पर रंच न टरे। कहाँ तक चिंता करोगे, कहाँ तक टेंशन करोगे? ये सब बकवास जिंदगी में। बचपन में जब तुम अज्ञानी थे, तुम्हारे पास में उतनी बुद्धि विकसित नहीं थी, तब तुम खुश रहते थे, हंसते थे, किलकारियां मारते थे। अब तुम धीरे धीरे जवान हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, इतना बड़ा मकान बन गया, इतनी गाड़ियां हो गई। अब ये मुंह ऐंठते रहते हो। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा दुख कोई नहीं मिटा सकता है। ठहाका मारकर हंसो, जो होना होगा हो जाएगा। और होना तो वही है, एक दिन मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाना है, और क्या होना है। कबीर कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर।
कौन यहाँ सदैव परमानेंट रहता है? कोई नहीं रहता है। जब तक रहो अच्छा करो, ठीक से करो, जो उसका रिजल्ट मिले स्वीकार कर लो, खुश रहो। श्री कृष्ण उठकर जब बैठते हैं उनकी दृष्टि पैरों के पास बैठे हुए अर्जुन पर पड़ती है। सिरहाने बैठा हुआ दुर्योधन कृष्ण कहता है मैं पहले आया था। याद रखना, अपने से बड़े लोगों के सिरहाने नहीं बैठना चाहिए। कहाँ कैसे बैठना चाहिए? हम जानवर नहीं हैं, हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हमको ये सब ज्ञान होना चाहिए। कहाँ कैसे बैठना चाहिए? लोगों को ज्ञान नहीं है बैठने का, उठने का, चलने का, बोलने का, खाने का, कोई ज्ञान नहीं है। लेटरिन करने का भी ज्ञान नहीं है। आज भी भारत देश के 10% लोग सड़क किनारे टट्टी कर रहे हैं। सरकार ने बहुत से शौचालय बना दिए। वो शौचालय में कंडा भूसा भर देते हैं लोग, छेना भर देते हैं। वो शौचालय में किराने की दुकान खोल कर बैठते हैं और सड़क किनारे लेटरिन कर देते हैं। जिन लोगों को लेटरिन करने की भी बुद्धि नहीं है, इन लोगों से देश के लिए क्या उम्मीद करना चाहिए? कुछ ये देश की फजीहत कराने वाले लोग हैं। अभी भी इस देश के अंदर इतना भिखारी है। वो भिखारी है नहीं, वो भीख का धंधा बना लिया। जब विदेश के लोग आते हैं, कभी लखनऊ में, दिल्ली में, बॉम्बे में, पटना में, जहाँ चौराहे पर लाल बत्ती है, गाड़ी रुकी, तुरंत भिखारी आ जाते हैं। वे तुम्हारा गेट खटखटाते हैं, कांच खटखटाते हैं, भीख मांगते हैं, हाथ दिखाते हैं, मुंह फैलाते हैं। एक बच्चा लादे रहती है लेडीज, दे दे ये भूखा है, चिल्लाती है। विदेश का आदमी अमेरिका से आया है, इंग्लैंड से आया, वो क्या देखेगा, क्या सोचेगा, क्या समझेगा? ये भारत भिखमंगा देश है। ये भीख मांगते हो। स्कूल में फ्री शिक्षा मिल रही है, फ्री बच्चों को भोजन मिल रहा है, और आज तो सरकार फ्री राशन भी दे रही है। फिर भीख क्यों मांगते हो? सारे भिखारियों को अरेस्ट कीजिए। इसका एक अभियान चलना चाहिए। प्रदीप जी, इनको अरेस्ट करो। या तो ये साधु बने और या तो ये धंधा करे। भीख नहीं मांग सकते। हमारे भारत देश का गौरव गिराते हो, गरिमा गिराते हो। इसका असर खराब पड़ता है। बहुत बड़ा आदमी, इंटेलिजेंस व्यक्ति गाड़ी में बैठा अपना कुछ पढ़ रहा है, कुछ सोच रहा है, किसी से मोबाइल से बात कर रहा है प्रधानमंत्री से, तुम उसका गेट खटखटा रहे हो, भीख दे दो। अरे मूर्ख, इतना डिस्टर्ब करते हो, फालतू काम करते हो, चलो निकलो यहाँ से। उनको समझाओगे कैसे? वो भी मच्छर की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। 10-20 भिखारी, ज्यादा बात करोगे तुमको मारेंगे भी। तुम्हारे 2-4 खाली थाली मारते, ऐसे उदंड लोग हैं। क्या व्यवस्था है इनको? इससे देश की गरिमा कमजोर हो जाती है। याद रखना, मैं एक बार विदेश गया था, तो मुझसे वहाँ के लोगों ने पूछा कहाँ से आए, तो मैंने कहा इंडिया। तो बोले चोर है चोर। तो हमने कहा ये चोर कैसे बोले? मेरे देश को चोर की परिभाषा, ये चोर का ठप्पा कैसे लगा? अरे बोले इंडिया के लोग आए थे हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराने, यहाँ के कंबल सब चुरा ले गए, 500 कंबल। तुमने कहा तो मैं जवाब भी क्या दूं? तो मैंने, मेरे साथ में हमारे छोटे गुरुजी थे, वो तार्किक थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा आपके देश में जेल है कि नहीं है? बोले है। बोले जेल में इंडिया के लोग बंद हैं कि आपके लोग बंद हैं? बोले हमारे यहाँ के बंद हैं। तो बोले आपके यहाँ के लोग भी तो चोर होंगे, बदमाश होंगे, अपराधी होंगे, तभी तो बंद है। तो ये भी तो चोर है। तर्क करके काट दिया उन्होंने, तो इज्जत तो बच गई अपनी। तो बहुत तार्किक आदमी थे हमारे छोटे गुरुजी थे। अब मैं छोटा था, 22-23 साल का, मेरा बुद्धि उतना विकसित नहीं हुआ था, मैं जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन धीरे धीरे शेर का बच्चा भी खिलाड़ी हो जाता है, वो भी शिकार मारने लग जाता है। उनके साथ रहते रहते हम भी सीख गए थोड़ा थोड़ा। लेकिन जहां आप भारत के नाम पर जाएं, लोग कहना चाहिए हाँ भारत का आदमी अच्छा होता है, गुड मैन,
इंडियन मैन, आप ये सब क्या लफड़ा मचा रखा है, इतनी गंदगी भारत देश में। और जहां जहां गंदगी रहती है वहां वहां गरीबी रहती है। आप लंका में जाकर देख लीजिए, मैंने देखा है, वहां बहुत गंदगी है, बहुत कचरा है, इसलिए बहुत गरीबी है। नेपाल में देख लीजिए आकर, बहुत गंदगी है, बहुत गरीबी है, अभी गरीबी मिटी नहीं नेपाल की। जो व्यक्ति गंदा रहेगा वो गरीब रहेगा, और जो व्यक्ति साफ सुथरा रहेगा, जिसका घर साफ सुथरा, गाड़ी साफ सुथरा, कपड़े साफ सुथरा, जिसके बर्तन साफ सुथरा और जिसका सामान साफ सुथरा, उसके घर में गरीबी रह नहीं सकती है, वहां लक्ष्मी निवास करती है। सफाई जहां रहती है वहां लक्ष्मी रहती है। कितना लोग तो इतना गंदा है, बिना हाथ धोए भोजन खा लेता है। इसमें कौन टैक्स लगता है हाथ धोने में? उसी हाथ से नाक पोंछा है और उसी अंगुली से दाल भात खा रहा है। जो नाक का मटेरियल था उस दाल भात में घुल करके खा लिया। बोला टेस्ट कुछ नमकीन है, आएगा ही नमकीन, नाक वाला टेस्ट है। मैलुआ कहीं का। हाथ क्यों नहीं धोते? इतना आलस्य क्यों? कितनी महिलाएं पसीना पोंछती, उसी हाथ से आटा मार देती। पति बोलता है रोटी में कुछ नमकीन जैसा लग रहा है, पसीना है और क्या। इतनी गंदगी फैला रखी है। किचन के पास में पानी रखिए, पसीना आ जाए कपड़े से पोंछिए, हाथ धो लीजिए। कितने हलवाई ऐसा भोजन बनाते हैं, नाश्ता, खूब पान तमाकू खाते हैं और बातें करते हैं, उसी समोसा में थूकते रहते हैं। और समोसा बना के पका दिया, आपको खिला दिया, तो आप कहते हो कुछ टेस्ट है। हाँ, वो तंबाकू टेस्ट उसमें आया, थूका है उसी में। मैलुआ, ये गंदगी से बीमारी बढ़ती है, वो गंदगी से दरिद्र आता है।